दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, विलयन के चैप्टर में इस समय हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म पे चर्चा कर रहे हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म में मुख्य रूप से 4 प्रश्न बनते हैं बच्चों, जिसमें से हम लोगों का पहला प्रश्न यहाँ से ये आ सकता है कि वाष्प दाब में अवनमन क्या है, जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा प्रश्न आ सकता है बच्चों कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो आज बच्चों हम लोग हिमांक में अवनमन पर चर्चा करेंगे। यहाँ से किस तरीके के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, आइए उस पर ध्यान देते हैं और उनके जवाब कैसे लिखने हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न जैसा कि आपके सामने आ सकता है कि हिमांक किसे कहते हैं। पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने आ सकता है, हिमांक किसे कहते हैं। तो बच्चों, हिमांक क्या है, यह आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जहां आपको ये पढ़ाया जाता था बच्चों कि जिस ताप पर कोई भी द्रव पूर्ण रूप से जम जाता है अर्थात ठोस रूप में बदल जाता है, उस ताप को हिमांक कहते हैं। जबकि ये घटना क्या कहलाती थी बच्चों, हिमायन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो इस क्लास के अनुसार हिमांक की परिभाषा जिस तरीके से क्वथनांक में परिवर्तित हो गई थी, वैसे यहाँ हिमांक में भी बदल रही है। आइए समझते हैं कि इंटरमीडिएट में हिमांक को कैसे परिभाषित किया जाए। देखो बच्चों, हिमांक को समझने के लिए मैं आपके सामने 2 चित्र लाया हूं। पहले बीकर में आइस यानी बर्फ के टुकड़े रखे गए हैं। ये टुकड़े जब वाष्पित होते हैं बच्चों, तो इनके मॉलिक्यूल्स बीकर के माध्यम से ऊपर की तरफ जाते हैं और कुछ ही समय बाद इस टुकड़े से निकलने वाले वाष्पित मॉलिक्यूल्स बर्फ के टुकड़े की दिशा में आते हैं और उस वक्त इनके अणुओं के द्वारा एक दाब इस पे लगता है बच्चों, और उस दाब को हम कहते हैं ठोस प्रावस्था के समय लगने वाला वाष्प दाब। दूसरी तरफ बच्चों एक दूसरा बीकर है जिसमें हमने द्रव के रूप में पानी भरा है। अगर हम इस पानी को हीट करते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि इस पानी के मॉलिक्यूल्स वाष्पित होकर पात्र से ऊपर निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर पात्र बंद हो तो क्या होगा, वाष्पित मॉलिक्यूल्स लौटकर द्रव की सतह पर आएंगे और उनके द्वारा द्रव की सतह पर एक दाब लगेगा बच्चों, और वो दाब वाष्प दाब कहलाता है, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो साइंस कहता है बच्चों कि जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है बच्चों, जिस ताप पर ये दोनों राशियां आपस में बराबर हो जाती है, उस ताप को बच्चों हिमांक कहा जाता है। वह ताप जिस पर ये दोनों आपस में बराबर हुए, इस ताप को बच्चों हिमांक कहा जाता है। तो इस तरीके से हिमांक की परिभाषा आप इस आधार पर लिखेंगे, जिसको कुछ इस प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है बच्चों, उस ताप को हिमांक कहा जाता है। और इसको परिभाषित करने का तरीका आपके सामने यहाँ
लिखा हुआ है, एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, बच्चों द्रव का वाष्प दाब, ये द्रव है ना, इसका वाष्प दाब उसकी ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वह ताप बच्चों हिमांक कहलाता है। इस तरीके से आप हिमांक को परिभाषित करेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों जो आ सकता है आपके परीक्षा में, वह है हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं। हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं। तो बच्चों आप लोग इसके पहले जैसा कि वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, इस तरह की घटनाओं को आपने पढ़ा और बारंबार आपके सामने एक कंडीशन आई। वो कंडीशन क्या थी बच्चों कि जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो उस विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और जब वाष्प दाब में कमी आती है बच्चों तो ऐसे केस में उस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं हिमांक की बात करूं बच्चों तो जो हिमांक है वो बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। तो हिमांक में आई हुई जो कमी होती है बच्चों, उसी घटना को कहते हैं क्वथना हिमांक में अवनमन। क्या कहते हैं बच्चों? हिमांक में अवनमन। अवनमन यानी कमी। ठीक है, तो इसको कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसा देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अवाष्पशील जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो उसके हिमांक में बच्चों कमी आ जाती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी घटना इस पात्र में हो रही है जहां पर यह दिखाया गया है कि एक सोडियम क्लोराइड नामक अवाष्पशील पदार्थ शुद्ध जल में मिलाया गया, ऐसे केस में जो प्राप्त विलयन है बच्चों उसका हिमांक TF है, जबकि शुद्ध विलायक का हिमांक TF नॉट था। अब घटना के अनुसार अगर देखें तो इसका मान इससे ज्यादा है, जिसे हम यहाँ पर दर्शा चुके हैं कि जो विलायक का हिमांक है बच्चों वो विलयन के हिमांक से अधिक रहता है। ऐसे केस में अगर हम ये जानना चाहें कि हिमांक में अवनमन कितना हुआ तो क्या करेंगे? ज्यादा, जिस पद का मान ज्यादा है उसमें से जिस पद का मान कम है उसको घटा देंगे। तो सूत्र देखो बच्चों बना है डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF। ये बच्चों आपके हिमांक में अवनमन का फार्मूला है। यहां से भी आप इनको परिभाषित कर सकते हैं। इस पे बार बार आपको ये बताया गया कि जो सूत्र हम लोग बनाते हैं उससे भी परिभाषा लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। मूलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं? तो बच्चों याद करो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन रहा हो या क्वथनांक में उन्नयन रहा हो, आपने ये देखा कि जो क्वथनांक में बढ़ोतरी हो रही है बच्चों वह विलयन की मोललता के समानुपाती रहती है। यही हाल आपको हिमांक में भी मिलता है। यहाँ पर भी बच्चों जो हिमांक के केस में हिमांक में जो अवनमन होता है वह विलयन की मोललता के समानुपाती पाया गया है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि डेल्टा TF प्रोपोर्शनल m, तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम, जहां पर बच्चों KF को बोलते हैं मूलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलते हैं बच्चों? मूलल अवनमन स्थिरांक।
तो इसके आधार पर अगर हम फार्मूला बना रहे हैं बच्चों, तो हमारे सामने KF का फार्मूला निकल के आता है क्या? KF का फार्मूला क्या निकल के आ रहा है, जरा देखिए। KF का फार्मूला निकल के आ रहा है बच्चों डेल्टा TF बाई एम। यहाँ पे एम क्या है बच्चों? विलयन की मोललता। तो इस सूत्र को सामने रखते हुए अगर इसे हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में बच्चों 1 मोल, कितना बच्चों? 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाए जाने पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मिलाए जाने पर जो हिमांक में कमी आती है बच्चों, कमी तो आएगी। तो कह रहा है कि जो हिमांक में कमी आती है उसे, हिमांक में कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म का तीसरा मुख्य हेडिंग पढ़ चुके हैं। अब इससे जुड़ा हुआ एक हेडिंग और रह गया है और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसकी जानकारी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर भी कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।